गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की लिखी हुई रचना है। पाठ हमने पढ़ लिया था, तो हम लोग थोड़ा सा प्रश्न अभ्यास की बात करते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग और कुछ जान लें। ये परिमल की चर्चा हुई है पाठ में। तो परिमल जो है वो निराला के प्रसिद्ध काव्य संकलन से प्रेरणा लेते हुए 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले कुछ उत्साही युवक मित्रों द्वारा परिमल समूह की स्थापना की गई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना है परिमल। उसी काव्य संकलन से प्रेरणा लेते हुए परिमल नाम से एक समूह बनाया गया 1944 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ उत्साही युवकों के द्वारा, जो साहित्य में रुचि रखते थे। परिमल द्वारा अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियाँ आयोजित की जाती थी, जिनमें कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि पर खुली आलोचना और उन्मुक्त बहस की जाती। जो रचनाएं होती थी लोगों की, उस पर एक चर्चा की जाती थी, जिसमें बेबाक राय देते थे लोग, जो अच्छा गलत बुरा जो भी लगा उसमें, उस पर चर्चा होती थी। परिमल का कार्यक्षेत्र इलाहाबाद था। जौनपुर, मुंबई, मथुरा, पटना, कटनी में भी इसकी शाखाएं रही। इसकी शाखाएं भी अलग अलग शहरों में खुली। परिमल ने इलाहाबाद में साहित्य चिंतन के प्रति नए दृष्टिकोण का न केवल निर्माण किया, बल्कि शहर के वातावरण को एक साहित्यिक संस्कार देने का प्रयास भी किया। उस समय जितने भी बड़े लेखक कवि होते थे, वो सब इलाहाबाद में ही रहना पसंद करते थे, या इलाहाबाद का माहौल एक ऐसा हो गया था कि वहाँ उसको एक साहित्यकारों का ही शहर माना जाता था। तो जितने भी बड़े लेखक और कवि थे, वो सब आपको उनके बारे में जब पढ़िएगा तो इलाहाबाद से कहीं ना कहीं जुड़े मिलेंगे। बाद में जाकर वहीं रहने लगे, चाहे वो निराला हो, बच्चन हो, चाहे सुमित्रा नंदन पंत हो, महादेवी वर्मा हो, सब वहीं रहते थे। तो एक माहौल बना वहाँ। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न अभ्यास की बात कर लेते हैं, फिर एक दिन हम लोग शब्दार्थ के बारे में भी करेंगे। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि फादर जो हैं वो उनके जितने भी जानने वाले थे, जो भी उनके इष्ट मित्र थे, जिनको वो पसंद करते थे या जिनसे उनका जुड़ाव था, तो उनके हर सुख दुख में वो शामिल होते थे। और शामिल सिर्फ एक अतिथि के रूप में नहीं होते थे, एक बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं होते थे, वो उसमें परिवार के सदस्य के रूप में शामिल होते थे, बड़े सदस्य के रूप में शामिल होते थे, एक गार्जियन की तरह शामिल होते थे। तो जो दुख लोगों के मन में होता था, या जो भी कष्ट वगैरह मन में अगर है किसी के, तो उनसे लोग बात करते थे, तो वो उसको वैसे ही सांत्वना देते थे, वैसे ही शांतिपूर्ण बातें कहकर समझाते थे, और इतने प्यार से समझाते थे जैसे कि किसी ऊंची जगह पर आप अगर धूप में खड़े हैं तो आपको कोई देवदार का वृक्ष मिल जाए। तो देवदार का वृक्ष बहुत ऊंचाई पर होता है और वहाँ आसपास कुछ नहीं होता, तो उसकी छाया जितनी वहाँ महत्वपूर्ण और शांतिदायक होती है, जितनी शीतल होती है, वैसे ही फादर कामिल बुल्के का व्यवहार होता था अपने इष्ट मित्रों के साथ। वो उनके परिवार में एक बड़े सदस्य की तरह शामिल होते थे, उनके सुखों में, उनके दुखों में, और उनका जो रोल होता था, उनकी जो भूमिका होती थी, वह एक छायादार वृक्ष की तरह होती थी, जिसके नीचे आकर लोग शांति महसूस करते हैं। इसीलिए उनको कहा गया कि देवदार की छाया जैसी प्रतीत होती थी। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? या फादर कामिल बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग किस आधार पर कहा गया है? जैसा कि हमने देखा कि फादर कामिल बुल्के का जन्म हुआ बेल्जियम में, जो यूरोप में है, बड़ा ही सुंदर देश है वो। तो बेल्जियम से उन्होंने जब संन्यास के बारे में सोचा, तो उन्होंने कहा कि मैं भारत जाऊंगा, और वो भारत में आए और यहीं के होकर रह गए। यहाँ की संस्कृति के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। उनकी जो किताबें हैं, उन्होंने हिंदी के लिए काम किया। वो यहाँ के संस्कारों से जुड़े, अपने आप को जोड़ा, उन्होंने अपना देश भारत को माना और यहाँ की संस्कृति को और उत्तम बनाने में अपना योगदान दिया।
उनकी जो रचना थी, उन्होंने जो रिसर्च किया, जो शोध प्रबंध लिखा सबसे पहले, तो राम कथा उत्पत्ति और विकास। अब एक यूरोपियन ईसाई राम कथा पर लिख रहा है, तो जाहिर है उसका जो मन होगा, उसकी जो मनसा होगी, वो यहाँ की संस्कृति में अपना योगदान देने की ही होगी, तभी उसने इस विषय को चुना। फिर उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश बनाया ताकि अंग्रेजी भाषा को और अच्छे से लोग समझ सकें और उसका हिंदी मतलब समझ सकें, तो बातें समझ सकें। तो ये इनके योगदान थे। तो इन्होंने क्या किया कि भारत में आकर अपने आप को पूरी तरह से भारतीय बना लिया और यहाँ के सांस्कृतिक विकास के लिए सदा काम करते रहे। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हर मंच से बोला, हर तरह से तर्क दिया, हर तरह से प्रयास किया। ये संस्कृत के विभागाध्यक्ष रहे, इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, इन्होंने हिंदी का अध्ययन किया और हिंदी में भी बहुत काम किया। तो इन कारणों से इनको भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग माना गया। वो यहाँ के रीति रिवाजों को जानते थे, सीखा उन्होंने पहले, फिर उसमें वो शामिल होते थे, हर तरह के उत्सवों में शामिल होते थे, हर तरह के सुख दुख में शामिल होते थे। तो इस कारण से उनको भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग माना गया इन्हीं बातों पर। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर कामिल बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। हिंदी प्रेम उनका प्रकट होता है, सबसे पहले उन्होंने पढ़ाई हिंदी में की। उसके बाद इसमें कहा गया कि जब भी उनको मौका मिला, जिस मंच से भी मौका मिला, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की सिफारिश की, अपनी बात रखी और उसके पक्ष में अकाट्य तर्क दिए। ये एक प्रसंग है जिससे पता चलता है हिंदी प्रेम। उन्होंने जो शोध प्रबंध लिखा वह भी हिंदी में था, राम कथा उत्पत्ति और विकास। एक सेकंड, ठीक है। तो उनकी जो उन्होंने जो भी काम किया इस देश में रहकर, वो हिंदी के लिए ही किया। विभागाध्यक्ष रहे, उन्होंने पढ़ाया हिंदी और संस्कृत, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की सिफारिश की, उसके लिए जितना भी प्रयास करना चाहिए था वो उन्होंने किया। उन्होंने एक बेहद प्रामाणिक, जिसको बहुत ही उत्तम कोटि का माना जाता है, शब्दकोश तैयार किया, जो अंग्रेजी से हिंदी शब्दकोश था। फादर कामिल बुल्के की जो डिक्शनरी है उसको एक अच्छी डिक्शनरी माना जाता है। तो इसमें भी उनको काफ़ी समय लगा करने में। तो ये सब ऐसे काम हैं जिनसे लगता है कि उनका हिंदी के प्रति प्रेम था। परिमल के साथ भी जुड़े हुए थे, उसमें भी वो शामिल होते थे। परिमल के बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसी संस्था थी जो हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने पर काम कर रही थी, तो वो उससे भी जुड़े थे, उसके माध्यम से भी वो योगदान दे रहे थे। तो एक ये भी प्रसंग है। फिर है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब उनकी जो छवि आपके मन में उभरती है वो आपको लिखना है। जैसे आप इसमें कह सकते हैं कि वो एक ईसाई थे, यूरोप से आए थे, लेकिन सन्यासी थे, लेकिन फिर भी लोगों से उनका खूब प्रेम भाव था, खूब व्यावहारिकता थी उनके जीवन में। वो लोगों से मिलते जुलते थे, संबंध जिससे बनाते थे उससे नहीं तोड़ते थे। वह एक ममता, एक करुणा के सागर कह लीजिए उसको, उनके व्यवहार में करुणा झलकती थी। वह सबसे खूब प्रेम से मिलते थे, सभी के सुख दुख में शामिल होते थे। तो एक ऐसे व्यक्ति की छवि आपके मन में उभरती है जो स्वभाव से सन्यासी है, वेशभूषे से भी एक सन्यासी, पादरी मतलब सन्यासी हुआ तो वो है, लेकिन उसके व्यवहार में पारिवारिक जो प्रेम होता है, जो ममता होती है, जो करुणा होती है, वो भी भरपूर है और किसी से भी वह रिश्ता बनाने के बाद तोड़ता नहीं है। थोड़ी देर के लिए भी सही वो मिलता ज़रूर है उससे जब भी मौका मिले। तो
बाकी उनका जो छवि था, उनकी आंखें नीली थी, उनकी भूरी दाढ़ी थी, लंबे कद के थे, गोरा रंग था, ये सब बातें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। सबको जब वो सांत्वना देते थे तो उसका जो उनका तरीका था, ये सब आप इस छवि में शामिल कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो आप जो बाकी बातें मैंने कही है उस आधार पर आप इसका उत्तर भी लिखिए सोचकर कि चूँकि पाठ का शीर्षक ही यही है, तो इस पर मैंने शुरू में भी बात किया है कि क्यों उनको मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है, लेखक ने क्यों कहा है। उनके अंदर इतना करुणा भरा था, करुणा का जो भाव था, इतनी दया थी उनके अंदर, इतना अपनापन था कि उनके व्यवहार को याद जब करते हैं तो लगता है कि एक करुणा की चमक हमारे सामने आ रही है, या उनके व्यक्तित्व की जब भी कल्पना करते हैं। खैर, इसको आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा, मैं बोलूँगा तो फिर आप मिक्स कर जाएंगे। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की, कैसे? तो परंपरागत जो सन्यासी होते हैं उनको घर परिवार से मतलब नहीं होता है, वो चर्च में ही सिमटे होते हैं या जो सामाजिक कार्य में लगते हैं तो वो एक दूरी बना कर रखते हैं, पारिवारिक रिश्ते वो किसी से नहीं बनाते। लेकिन जो फादर कामिल बुल्के थे, इनका सभी मिलने जुलने वालों से मधुर संबंध था, इनके मित्र भी थे, ये उनके सुख दुख में शामिल होते थे और शामिल पारिवारिक सदस्य की तरह होते थे, एक सन्यासी की तरह शामिल नहीं होते थे। तो ये उस हिसाब से इन्होंने थोड़ी अलग जो छवि थी वो प्रस्तुत की सन्यासी की, कि सन्यासी ये भी कर सकता है। उन्होंने स्वयं शादी विवाह नहीं किया, उन्होंने अपना जीवन एकाकी बिताया, लेकिन दूसरों के सुख में वो हमेशा शामिल होते रहे। वहाँ उन्होंने अपने सन्यास को आड़े नहीं आने दिया कि मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे क्या मतलब है इन चीज़ों से। नहीं, वो दूसरों के सुखों में भी खूब शामिल होते रहे, उत्सवों में शामिल होते रहे और परिवार के सदस्य की तरह शामिल होते रहे। जिससे रिश्ता बना लेते उसे तोड़ते नहीं थे। वो 10 साल के बाद भी अगर आते उस शहर में तो 2 मिनट के लिए ही सही मिल जरूर लेते थे, ढूंढ कर, समय निकाल कर। तो ये सब एक सन्यासी के जो परंपरागत जो छवि होती है उसके विपरीत बातें थी। अब जो है इतना ही रखते हैं आज, क्योंकि आप लोग फिर कर लीजिए इसको, तब हम लोग आगे की बातें करेंगे। अभी इसमें और भी प्रश्न हैं 7, 8, 9 और फिर भाषा अध्ययन वगैरह भी है कुछ, तो हम लोग इसको कल पूरा करेंगे। आप लोग तब तक इसको जितना समझ में आया उस हिसाब से आप प्रश्नोत्तर करने का प्रयास कीजिएगा। पाठ को पढ़िएगा तो आपको और बातें समझ में आएंगी जो प्रश्न है इससे संबंधित, और उस हिसाब से आप अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। ये हमेशा ध्यान रखिए कि उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखना है, उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए, किताबी भाषा का प्रयोग कम कीजिए, आप उसको अपने शब्द में ढालिए। जो आप पढ़ते हैं, जो समझते हैं, उसको अपने हिसाब से लिखिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो इससे हमेशा जो पढ़ने वाले होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नहीं तो सीधा आप उसका वो पैराग्राफ उतार दीजिएगा तो वो अच्छा उत्तर नहीं माना जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम लोग। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको देख लीजिएगा, उनको याद कीजिएगा, उनको लिखने का अभ्यास कीजिएगा। भाषा अध्ययन में है मेरा देश भारत विषय पर 200 शब्दों का एक निबंध लिख सकते हैं आप। उसके बाद है आपका मित्र हडसन एंड्री ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसे इस बार की गर्मी की छुट्टियों के दौरान भारत के पर्वतीय प्रदेशों के भ्रमण हेतु निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक छांट कर अलग कीजिए। तो ये चीज़ें हैं निबंध। आप लोग ऐसा करिएगा, ये जो प्रश्नोत्तर की बातें हैं वो हम लोग कल और कर लेंगे। इसमें पत्र और निबंध है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा और उसकी तैयारी भी करिएगा। मैं आपको कहूँगा आगे चल के लिखने के लिए, और फिर मैं उसको देखूँगा भी कि आपने क्या लिखा है। ठीक है,
तो हम लोग इसको इतना ही रखते हैं आज, कल फिर इसको करते हैं। चलिए, धन्यवाद।